बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के लेक्चर में हम जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जे रोजो, इन तीनों का सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बेस कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बेस क्या थी। थॉमस हॉब्स की जो बेस उसने रखी थी कि फियर है। ठीक है, आप थॉमस हॉब्स के सामने फियर लिख लें। और जॉन लूक ने कहा था कि ये कंसेंट के साथ होता है, बेस उसकी कंसेंट थी। ठीक है, और जो रोजो का कॉन्सेप्ट था उसने कहा था कि जर्नल विल होती है इसमें अवाम की। ऐसे ही है। लोग का क्या था? कंसेंट। उसने कहा था कंसेंट इजाजत के साथ होता है। आप अपने राइट्स दे देते हो सोवरन को, लेकिन सारे राइट्स नहीं देते, उतने राइट्स ही देते हो जितने की आप उसे कंसेंट इजाजत दे रहे हो। कंसेंट का मतलब होता है इजाजत। तो वो कहता है कि दूसरा पॉइंट आ गया सबमिशन, कि आपने जो सोवरन को सबमिट करते हो अपने आप को, तो वो कितनी किस हद तक करनी है। तो जॉन थॉमस हॉब्स जो है वो कहता है आपने टोटल सबमिशन कर देनी है। ठीक है, क्योंकि उसने टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो जॉन लूक कहता है कि नहीं, ये आपने नॉट अ टोटल सबमिशन, पूरी सबमिशन आप नहीं करते, आप सिर्फ कंसेंट देते हैं उनकी जो आप देना चाहते होते हैं। ठीक है, तो रोजो कहता है कि आपने ना जो टोटल कंसेंट ही देनी होती है। तो टोटल कंसेंट जब आप देते हो तो उसके बाद जाके जनरल विल वो बनती है लोगों की। ठीक है, आगे आता है रिबिलियन। रिबिलियन में क्या आता है? हॉब्स कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ रिबिलियन नहीं करते। तो जॉन लूक ने तो थ्योरी ऑफ रिबिलियन दे दी कि जी अब अगर आप गवर्नमेंट आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रही तो आपको पूरा पूरा हक है कि आप गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। ठीक है, और रोजो जो कहता है कि आपने रिबिलियन नहीं करना, इसने सेपरेशन ऑफ पावर दे दी थी। ठीक है, तो आप कहता है कि आप ओवरथ्रो कर दो गवर्नमेंट को, आपके पास राइट है कि आप गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करो। उसके बाद हॉब्स जो था उसने जो उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो था यूनिलैटरल। जॉन लूक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बाइलैटरल है। ठीक है, इधर सिर्फ गवर्नमेंट के साथ हुआ। वो कहता है कि आप गवर्नमेंट के साथ हो गया तो ठीक है, बस आपने टोटल सबमिशन कर दी। वो कहता है कि नहीं, सबसे पहले आप सोसाइटी में लोगों का आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद गवर्नमेंट के साथ होता है। तो इसलिए इसको बाइलैटरल कहा जाता है। अच्छा, ब्रॉडर व्यू ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो दिया है रोजो ने। रोजो कौन सा देश है? उसने ब्रॉडर कंसेप्ट आप कह सकते हो, ब्रॉडर व्यू, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह आपने लेकर चलना है। स्टेट ऑफ नेचर से स्टेट ऑफ वार में आप आते हो, फिर जनरल सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जनरल विल होती है, पॉपुलर सोवरेनिटी से गवर्नमेंट बनती है, वो इंस्टीट्यूशन बनाती है, उस इंस्टीट्यूशन से आगे कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को। ठीक है, उसने ज़्यादा डिटेल में आपको बताया, ब्रॉडर व्यू उसने यूनिलेटरल या बाइलेटरल उसने नहीं कहा। मतलब इसका हम कह सकते हैं कि मोर कम्प्रीहेंसिव व्यू ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो कहता है कि सरेंडर ऑफ ऑल द राइट्स। ये कौन कहता है? हॉब्स। आपने सोवरन को सारे राइट्स आपने सबमिशन जैसे कि, वो कहता है कि नहीं, सारे राइट्स आपने नहीं देने होते। ये कहता है जॉन लूक। और रोजो जो है वो भी यही कहता है, जो बात थॉमस हॉब्स ने की है। वो कहता है कि आपने सारे राइट्स ही सोवरन को सरेंडर कर देने होते हैं, और वो अनकंडीशनल होता है, ऑल बट अनकंडीशनल। उसकी वजह भी देता है, कहता है अगर आप सारे और अनकंडीशनल नहीं करोगे ना तो आपकी स्टेट या सोसाइटी जो है आस्ता आस्ता स्टेट ऑफ नेचर में वापस कन्वर्ट हो जाएगी। लोग क्या इसका क्या कहता है? ये रोजो कहता है, नहीं, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि नहीं, नॉट ऑल द राइट्स,
वो आप कहते हैं कि आप कंसेंट देते हो, थोड़े बहुत राइट्स अपने पास रखते हो। रोजो कहता है कि नहीं, आपने सारे राइट्स सरेंडर करने होते हैं और अनकंडीशनली करने होते हैं, बगैर किसी शर्त के, ठीक है। उसकी वजह कि आप अनकंडीशनल नहीं करोगे तो आप आस्ता आस्ता स्टेट ऑफ नेचर की तरफ जाना शुरू हो जाओगे, जहाँ से हम शुरू हुए थे, ठीक है। नेचुरल स्टेट की तरफ जाना शुरू कर दोगे। नेचुरल स्टेट से की तरफ ना जाने की वजह ही सिर्फ ये है कि आप अनकंडीशनल अपने आप को सबमिट कर दो, ठीक है। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो थॉमस होब ने कहा है कि मोनार्की, सोवरन मोनार्क, ठीक है। जॉन लूक कहता है कि आप वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तीनों में से कोई भी हो सकती है, मोनार्की भी हो सकती है, अरिस्टोक्रेसी भी हो सकती है और डेमोक्रेसी भी हो सकती है। और रोजो जो है उसने तो जारी बात है कॉन्सेप्टिव पॉपुलर गवर्नमेंट और पॉपुलर सोवरेनिटी का दे दिया है। पॉपुलर गवर्नमेंट जो है इजाज़त के साथ ही आती है, लोगों की वोट के साथ ही आती है, तो इसने कॉन्सेप्ट दिया डेमोक्रेसी। ये पहला बंदा हम जो स्टडी कर रहे हैं जो डेमोक्रेसी के हक में आया है, ठीक है। अदरवाइज पहले वो डेमोक्रेसी है, और ये जिस तरह डेमोक्रेसी के हक में है और जिस तरह इसकी थ्योरी अमेरिका में इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है, तो बेस्ट वे वही बनता था अमेरिका ही, जहाँ पे सक्सेसफुल है। अगर अब किसी और मुल्कों में देखेंगे हम जाके तो वहाँ पे डेमोक्रेसी फेल हुई है। अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज हैं, साउथ सूडान में पिछले दिनों अभी मार्शल लॉ के अटैक। अरे उसमें डिफरेंस ये है ना कि जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल हैं वो वहाँ की सोसाइटीज़ को मसलन उसके फेवर में नहीं है। मतलब सोसाइटी का जो चाल चलन है वो उससे टोटली डिफरेंट होता है। डेमोक्रेसी डिफरेंट होती हैं, जोग्राफी डिफरेंट होती है, उसके कॉन्टिग्यूटी जो होती है, पेरिफेरल एरियाज जो होते हैं वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं। इस वजह से ये पॉसिबिलिटी आती है कि वहाँ पे नरिश नहीं कर सकते। और मोस्टली जो हम कंट्रीज देखते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी इवॉल्व हुई है और वहाँ पे अनसक्सेसफुल है, उनके पीछे बेसिक रीज़न जो मेरी समझ में आती है वो कॉलोनियलिज्म है। क्योंकि कॉलोनियलिज्म की बेसिस के ऊपर वहाँ से जो एक उनका अपना कल्चर था, अपनी जो नॉर्म्स वैल्यूज थी वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो गई, वो एक्सटिंक्ट हो गई। बिल्कुल आपने पॉइंट को बिल्कुल सही समझा है, सही अंडरस्टैंड किया हो, अच्छा कॉन्सेप्ट। और यही वजह है कि ये इंपीरियलिज्म जब यूएस हिस्ट्री में हम देखेंगे उधर फेल हुई है, तो इसी वजह से यूएस अमेरिका बच गया है। और सर इवन अमेरिका में इतना खराबा नहीं हुआ, अमेरिका इस वजह से बचा हुआ है। डिफरेंस हम देखें कि वहाँ पे उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया, जो इंपीरियल रिवायात थी या ट्रेडिशंस थी नहीं होने दिया। वहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बटन भी जो है वो हमारा नीचे ऑन होता है, उनका ऊपर ऑन होता है। मतलब इस हद तक उन्होंने वो कॉलोनियलिज्म को ओवरकम किया है। उनको तो मार मार के भगाया उन्होंने वहाँ से, वहाँ से तो मुल्क है जहाँ से वो निकला है मार खा के, बाकी सब को वर्ल्ड वार 2 के बाद जाके उन्होंने फ्री किया। बिल्कुल बात ऐसी, जहाँ जहाँ पे इंपीरियलिज्म की छाप आज भी मौजूद है ना, उनके थोड़े से भी कोई हवा मौजूद है तो वहाँ पे निज़ाम ख़राब ही है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ्रीका, ठीक है, बस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वगैरह बच गए हैं, थोड़े से वो अडॉप्ट कर गए हैं चीज़ों को। उसमें भी उनकी जो है वर्ल्ड के साथ कंटिन्यूटी जो है वो टोटली डिफरेंट है। क्रिकेट तो वो भी खेल रहे हैं, अब क्रिकेट जो है इंपीरियलिज्म की सबसे बड़ी गिफ्ट है, सबसे बड़ी एग्जांपल हम इसको देख उस मुल्क में खेली जाती है। वो सारे मुल्क खेल रहे हैं जहाँ जहाँ पे बरतानिया काबज था, वो आज के वर्ल्ड कप में सारी टीमें वो खेल रही हैं। जी सर, ठीक है। नेदरलैंड एक शायद छोड़ दो आप, उधर भी यूरोप का काफी सिस्टम रहा ही है इनका। नेदरलैंड को भी हम देखें तो वो सारे उसी कंटिन्यूटी में आते हैं, उसी में आ जाते हैं डेफिनेटली। यूरोप की इंग्लैंड और यूरोप वो सारे उसी। साउथ अफ्रीका देख लो, इधर भी ये काबज थे, ठीक है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इधर भी ये काबज थे। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश। एरा ऑफ डार्कनेस में शशि थरूर ने इन 3 चीज़ों का जिक्र किया है, रेलवे लाइन, नहरी निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, नहरी निज़ाम जो है, और ये क्रिकेट, वो उसने बड़ा खुल के बयान किया। शशि थरूर का जो है जी सर, ये थीसिस उसका है कि इन तीनों चीज़ों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारा तो इनके साथ कल्चरली और अगर हिस्टोरिकली देखें तो हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है सिवाय इसके कि हम
कॉलोनियलिज्म के अंडर थे, इंपीरियल पावर के अंडर थे, और वो इंपीरियल पावर ने यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस करवाई चीज़ें। बिल्कुल ऐसे ही है। और एक तरफ हम अपना कौमी खेल देखें हॉकी, तो वो टोटली डिफरेंट है। टोटल डिफरेंट है वो मतलब उसकी तो अब वक़्त ही को नहीं रह गया। खेलता ही कोई नहीं, मतलब कि उसको इतनी स्पोर्ट नहीं मिली हुई वर्ल्ड में। हाँ जी। एक पॉइंट इसका आखिरी लिख देते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो इंडिविजुअल के पॉइंट क्या कहते हैं? इंडिविजुअल पे कहा था उसने ह्यूमन नेचर को वायलेंट कहा था थॉमस हॉब्स ने, करप्ट है, वायलेंट है, सेल्फिश है, ठीक है। जॉन लूक कहता है कि नहीं, इसने कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो पीसफुल होती है, ठीक है। और जो रोजो है उसने एक सेंटेंस में बात खत्म कर दी थी। उसने कहा ह्यूमन नेचर इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, रोजो ने, ठीक है। उसने कहा था कि ह्यूमन नेचर तो इनोसेंट होती है, वो उसको अपनी इस तरह की करप्ट सोच नहीं होती। जैसा वो सोसाइटी में जब आता है तो उस सोसाइटी उसको करप्ट करती है। तो ये थे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थॉमस हॉब, जॉन लूक और रोजो का, ठीक है। और इनका कंपैरिजन, जब इनका आप कंपैरिजन देखोगे, इस कंपैरिजन में आपको तीनों में डिफरेंस आ जाएगा कि डिफरेंस है क्या क्या। जब आप कंपैरिजन ही सिर्फ याद कर लो ना, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता लग जाएगा, अच्छा इसके क्या पॉइंट थे, इसके क्या पॉइंट है, और ये कौन कौन से पॉइंट्स को अपने सपोर्ट करते हैं।